अडॉप्ट अ चाइल्ड के प्रोजेक्ट के बाद मैं आपको दूसरी बिल्डिंग दिखा रही हूँ। ये है सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक। यहाँ डिटेल्स इनकी लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ ये अपने बच्चों को देते हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए। अभी मैं आपको अंदर विजिट कराती हूँ, इनकी प्रिंसिपल से मिलाती हूँ। यू विल बी अमेज्ड कि कितना खूबसूरत ये सारा इदारा बना हुआ है। ये देखिएगा जरा, यहाँ से आए, इधर से आए, पीछे से, अब यहाँ से। इनकी एक ट्रेनिंग चल रही है, तो अंदर जाते ही भी मैं आपको एनवायरनमेंट दिखाऊंगी। बोलूंगी नहीं, बोलूंगी तब जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाऊंगी। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। गजाला कलीम है, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की खातून जो इस सारे इदारे को और ये ख़ास तौर पे जो स्पेशल नीड का इदारा है इसको चला रही हैं। बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी ट्रेनिंग्स आपने, और फिजियोथेरेपी, ये तो कॉन्सेप्ट बड़ा कम हमारे स्पेशल एजुकेशन के अंदर भी पाया जाता है। इनसे थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। आप बैठें। जी डॉक्टर गजाला, आप मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज आपको पाकिस्तान में स्पेशल नीड चिल्ड्रन की तालीम और तरबियत के हवाले से और उनको मुआशरे का हिस्सा बनाने के हवाले से क्या आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप आई हैं आज हमारे लिए। जो सबसे बड़ा चैलेंज अगर आप समझते हैं ना, वो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ तो अवेयरनेस है। ठीक है। अभी तक स्टिल वी आर लैकिंग इट कि वालिदैन को ही नहीं पता कि हमें अपने बच्चे को लेकर जाना है किसी थेरेपी के लिए। ओके। हमारे पास बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत छोटा बच्चा शुरू में ही आ जाए। अच्छा। जब हमारे पास बच्चा आता है कभी 15-16 साल गुजार चुका होता है। ओके। और या 12 साल तक किसी स्कूल में गया, और वहाँ क्योंकि पॉलिसी नहीं है कि किसी भी स्कूल में स्पेशल सेंटर में रखा जाए, जी जी। तो 12 साल बाद उसको छोड़ा घर के लिए, और फिर वो घर आके बैठ गया। ठीक है। उनको ये नहीं पता कि अब इसकी जो नीड्स हैं उनके लिए मजीद क्या करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर वो वालिदैन को समझ आ जाए ना कि ये जब अगर वो किसी डिसेबिलिटी के साथ, खास तौर पे फिजिकल या स्पीच की एलिमेंट या इम्पेयरमेंट के साथ है, तो वो तो लाइफ लॉन्ग ही तकरीबन बन जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बहुत अहम सवाल है। मेरी एक दोस्त है, उसका बच्चा स्पेशल नीड नहीं है, लेकिन वो लर्निंग में बहुत स्लो है। वो कुछ चीजों में उसका दिमाग काम करता है, लेकिन कुछ चीजों में नहीं करता। लेकिन एज अ मदर मैंने उसको देखा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, और इसी वजह से वो बच्चा घर में बैठा हुआ है। वो स्कूल भेजती है, कुछ देर बाद वो दोबारा घर में बैठ जाता है, कहते मैंने स्कूल नहीं जाना। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? क्या माओ को भी ये समझना नहीं है कि ये एक्सेप्ट करें अगर बच्चे के अंदर किसी किस्म की भी कमी है तो? बहुत अच्छा सवाल है जी। बेसिकली ना डिनाइल फैक्टर तो हर माँ में या बाप में होता है। नॉर्मल बच्चे में भी अगर हम कहेंगे ये बच्चा बहुत, हम किसी के घर जाएं तो वो बच्चा बहुत उछलता है, ये करता है, तो वो उनको बड़ा बुरा लगता है कि जी मेरे बच्चे के बारे में बुरा कहा जाए। अंदाज अगर बात का तरीके से किया जाए तो माओ को ये रियलाइज करवाना है, या बल्कि पेरेंट्स को, बल्कि मैं दोनों का कहूंगी कि मदर के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस ज्यादा हैं इस फील्ड में। जी। फादर को थोड़ा सा इसलिए कि बाज़ दफा जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसे बच्चों की मदर्स को एक्स्ट्रा प्रेशर्स भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। उनको ये कहना कि तुमने अपने बच्चे की तरबियत नहीं की, या तुम अपने बच्चे पर तवज्जो नहीं दे रही, या तुमने ऐसा बच्चा क्यों पैदा किया। ठीक है। एक तो वो प्रेशर है। दूसरा मैंने वो बताया कि अवेयरनेस। ठीक है। हर बच्चा स्पेशल बच्चा नहीं होता, ठीक है, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ कोई भी बच्चा हो सकता है। ओके, ठीक है। ये जो आप बता रहे हो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, ठीक है, वो या मैथ्स में या इंग्लिश के वर्डिंग में या लिखने में हो रहा है, तो इसलिए वो स्कूल से ना बैकआउट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैंने सवाल करना था। ज्यादातर ऐसे बच्चों के लिए खवातीन ये भी चाहती हैं, मदर्स ये चाहती हैं कि वो वहाँ जाके हॉस्टल में रह ले, ताकि वो घर में जो एक तूफान बरपा है वो ना हो। अच्छा, मजे की बात ये है कि आपको शायद इल्म में होगा कि गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल की, व्हिच इज
डू यू थिंक इट्स इट्स गुड? इट्स गुड, ओके, क्योंकि अब तो मेंटल पेशेंट को भी वो कहते हैं follow घर के में। लिए घर भेजते हैं अच्छा, और पैरोल ठीक है। पर के जी आप ये जाए ठीक है, और दैट्स अ न्यू टू मी, spread और करे। मेरे लिए बहुत हाँ, बड़ी एजुकेशन है आप ये। बड़े अदारों में भी आप देख लें जो भी ठीक है। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स मेंटल हाँ, पेशेंट्स के लिए हाँ, हैं, उनको एक खास पीरियड के बाद हम्म, उनको ट्रायल पर हफ्ते पर, फिर बाद में फिर एक महीना, फिर ऐसे 2 हफ्ते करके पैरोल पर भेजना होता है कि भाई हम देखें कि क्या वो ट्रीटमेंट के बाद या क्या एजुकेशन के बाद उसमें वो चेंजेस आई हैं। ठीक है। तो ये बच्चा जो है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब 4 बहन भाइयों में वो दरमियान में है और पेरेंटल जो एटीट्यूड्स हैं बाज दफा इन बच्चों के बिल्कुल। लिए वो बड़े डिफरेंट हो जाते हैं ठीक है। कि जी उनको तो भी एलीट जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लेकिन जब वो इस बच्चे का सवाल आता है तो वो कहते हैं कि किसी फ्री ऑफ कॉस्ट किसी इंस्टीट्यूशन में या तो डाल दें हम, और अगर डाला भी है तो जी इन्होंने कौन सा MA BA कर लेना है, इसका रोज जाना जरूरी नहीं है। ओके, वो हमारे पास आते हैं, उनका दाखिला करवाते हैं, और फिर हम एक दिन आ गया 4 दिन ना आया, फिर एक दिन आ गया तो 2 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया, तो क्या जी क्या वो जी उसका दिल नहीं था, हम शादी पे चले गए थे। तो वालिदैन को ये बताना कि जब एक थेरेपी स्टार्ट होती है किसी बच्चे पर तो वो भी एक सिलेबस की तरह है, जब से कि भाई 3 मंथ्स में एक चैप्टर पूरा करना है, तो हमने भी क्वार्टर का प्लान बनाया होता है बच्चे का। हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज हैं, ठीक है, हर बच्चे की अपनी जरूरियात हैं, ठीक है, उसको हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है, IEP। ठीक है। हर बच्चे का अपनी ज़हनी मुताबिक उसकी सलाहियत के एबिलिटी के मुताबिक उसका एक IP बनता है, और वो IP का मकसद है कि 4 माह में इतने शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। ठीक है। अगर वो बच्चा आएगा ही नहीं तो वो शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो हवा में चले गए ना। ठीक है गजारा साहब, हम ना आपकी सक्सेस स्टोरीज पे बाद में आएंगे, पहले आप वो फैसिलिटीज हमें दिखाएं जो कि आपका इदारा प्रोवाइड करता है, क्योंकि आते ही मैंने वो देखा है कि फिजियोथेरेपी और वो सारा था। आप अगर हमें उसका विजिट करा दें और उनसे मिलवा दें तो दैट विल बी है। थैंक यू। अब आ जाए डॉक्टर गजारा, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कितना आपने हैपनिंग सा अपना ये बनाया हुआ है सारा। एक्सरसाइजेस तो कोई भी स्पेशल बच्चा इस कमरे में आने से डरेगा। सही बात है, ये भी दिखाइएगा ये सारा। ये देखे ना कि बॉल भी नीचे उतार रही है, कंटिन्यू नहीं आएगा। तो जब ये बच्चा आता है और इस बॉल पर देखता है, हाँ, उसको इस पे डाल के बकायदा, हाँ, इधर इधर देखिए ना इस पर डॉक्टर साहब आप खुद बताएं ना, आप बताइए यार। जब बच्चे आते पहले तो डॉक्टर साहब आप अपना इंट्रोडक्शन जरा दे दें हमारे सुनने वालों के लिए। ठीक है, मैं इधर स्पेशल चाइल्ड के लिए आया हूँ, इनके साथ मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। ओके, मैं तब से इनके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, और ये हम ज्यादा यूज करते हैं जो छोटे बच्चे थे, CP चाइल्ड उसका, जी जी, उसमें गर्दन नहीं संभाल सकते, ठीक है, पैर नहीं अच्छा चलते, अच्छा। उनको हम इसके ऊपर उल्टा डाल के उसकी बाउंसिंग वगैरह करवाते हैं। तो अगर कोई हाइपर बच्चा आता है तो फिर उसको कैसे डील करते हैं आप? हाइपर भी कुछ आते हैं बहुत एक्टिव, हाइपर एक्टिव, उनको फिर हम कुछ वीडियोस या कुछ अपनी बातों में या खिलौने के साथ अच्छा अच्छा अच्छा, पहले हम रिलैक्स करते हैं, देन हम उसको एक्सरसाइज की और तरफ इवन लेके ये आते कि हैं। वो भी अगर हाइपर बच्चा भी इस पर बैठता है ना, हाँ, और जब इसको ऐसे करते हैं तो वो रिलैक्स होता है भाई। ये एक थेरेप्यूटिक बड़ा थेरेपी बॉल है। जबरदस्त। बड़े बच्चों के लिए थोड़े से ये ट्रैम्पोलिन है ताकि उनको बैलेंस और कोऑर्डिनेशन है, वो इसके ऊपर जंपिंग करते हैं। जबरदस्त, ठीक है। अब डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है आपके लिए जब बच्चा कोई आता है और सबने बताया उसके बारे में कि ये हमारे कंट्रोल से बाहर है? सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों में ये आता है, खासतौर पे उन बच्चों में जो अपने ही ध्यान में रहते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि बेटा ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ये करो, या हाथ ऊपर लेके जाओ, तो वो कहता नहीं, अपनी मर्जी से लेके जाओ। मर्जी से लेके तो इसको मनाने के लिए जो करना पड़ता है ना, वो सबसे चैलेंज। अच्छा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो कोई मूवमेंट नहीं है इतनी खास, मतलब थोड़े बॉडी वाइज या उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको आप फिर कैसे डील करते हैं? उनको फिर असेस करना पड़ता है कि उसकी किस हिस्से में, बॉडी के किस मूवमेंट में पट्टे टाइट हैं या जॉइंट सही लोग। आप उनसे कहते हैं कि आप मेडिकल रिपोर्ट भी लाएं साथ? जी, मेडिकल रिपोर्ट पहले स्टार्टिंग में आती है, फिर वो सारी रीड करते हैं कि इनका इशू क्या चल रहा है, कहाँ पे इशू आया था इनको, वो सारा देख के फिर उसका रिवाइज करते हैं हम प्लान, इसको किस तरह से एक्सरसाइज लेके जानी है। लाइकवाइज जिस तरह हम लोग अपने स्पेशल चाइल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ये भी इसी तरह ही है कि फर्स्ट टाइम असेसमेंट में पेरेंटल इसकी
जितना उसकी मेडिकल उसकी हिस्ट्री है और स्पेशल यानी ये जो फिजिकल अगर कोई उसकी सर्जरी हुई हुई है या कोई और भी कोई वजह है उसकी वो हिस्ट्री लेंगे में अगर वो मेडिसिन किसी डॉक्टर ने ऑर्थोपेडिशियन ने किसी ने दी है तो ये भी इसी तरह अपना प्लान बनाएंगे। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से है, हमारे माशरे में एक बात चली है कि कजन मैरिजेस आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के जो बच्चे हैं थोड़े वन ऑफ द बिगेस्ट लेकिन कुछ डॉक्टर्स आजकल पॉडकास्ट का जमाना है तो लोग इसको कहते हैं नहीं ये नहीं है, तो आप एज एक्सपर्ट्स मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता, आप बताएं, डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द रीजन? मेडिकली तो कुछ हम लोगों ने अब देखा है उसमें भी कहते हैं वो पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड का डिफरेंस जो है, फर्स्ट कजन मैरिजेस जो हैं उसमें अगर फादर साइड पे कोई अपनी हमारे पास जो हिस्ट्रीज हैं जो मेरे पास है जी उसमें मोस्टली कोई ना कोई ट्रिगर है फैमिली में है ट्रिगर और वो ज्यादातर फादर साइड पर है। ओके, फादर साइड पर है और वो मानते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे बड़े नहीं, यानी वो कहते हैं जी कजन्स में ही होगी शादी। ओके, हम इस चीज को ये आप लोगों के वहम है, मतलब तो बड़े लोगों को बनाना बड़ा मुश्किल। जी आप बताएं डॉक्टर साहब। मेडिकली भी होता है कि जीन्स में ट्रैवल करते हैं, जैसे कैंसर हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तो ये ट्रैवल करती हैं और इसके कुछ कैरियर्स आगे जाते हैं। तो आगे तो आप कजन्स हैं उसमें आप उस मेल की तरफ से भी नाना नानी को या दादा दादी को था, अब आगे जो बच्चा होता है ना जरूरी नहीं है कि उसको हो, लेकिन उसमें कैरियर चला जाता है। ठीक है, कैरियर मीन कि उसके अंदर होता है लेकिन वो जब उसका बच्चा होगा ना उसको होगा। ठीक है, तो ये इसीलिए जब एक ही फैमिली में से जब दोनों का होता है और वो कंबाइन करते हैं तो वो फिर दोनों चीज मिल जाते हैं और फिर आगे बच्चे में ट्रांसफर होता है। बेसिकली हमारे नजदीक तो जिस तरह हमारा जो बच्चा स्पेशल नीड्स है उसमें कुछ भी सीपी मतलब न्यूरो डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम, लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर बर्थ या जस्ट आफ्टर बर्थ कोई भी उसको अगर कॉम्प्लिकेशन हुई है तो सेरेब्रल पाल्सी के साथ बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि नेटल, पोस्ट नेटल, प्री नेटल ये तीनों पीरियड इतने अहम है, ज्यादा अहम है जिसको हम नहीं समझते हैं। भी नेग्लिजेंस हो गई तो बच्चा स्पेशल है। पहले सोचा जाता कि जी लेट चल रहा है बच्चा बाद में चल जाएगा, लेकिन आप देखिए कि अगर टाइम से उसके माइलस्टोन्स नहीं अचीव हो रहे तो देन वी शुड गो फॉर अ कंसल्टेशन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सवाल अगेन आप दोनों से है, मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि स्पेशल नीड जो चिल्ड्रन हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, चाहे आप उन्हें थेरेपीज देते हैं, चाहे आप उन्हें इस तरह इदारे में रख लें, लेकिन वो एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते, खास तौर पे एक शादीशुदा नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। बेसिकली जितना मेरी एक्सपीरियंस है, इट्स मोर देन नाउ 35 इयर्स ऑफ माय लाइफ, तो मैंने तो इनकी शादियां होते भी देखी हैं और इनके बच्चे होते भी देखे हैं। ओके, बहुत बड़ी एग्जांपल शायद आप लोग सब जानते हैं उनको, बिग ब्रदर के नाम से डॉक्टर खालिद जमील है। उनकी एक हेल्दी लाइफ है, उनके बच्चे हैं और वो व्हीलचेयर पर थे और उनकी मेजर बैकबोन इंजरी, लेकिन वो मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार नहीं थे। मेंटल डाउन सिंड्रोम उसको मैंने देखा है शादियां करवाते हुए। अच्छा, ठीक है। और डाउन सिंड्रोम बहुत माइल्ड जब होता है तो वो अगर अंडर डॉक्टर्स एडवाइस, ठीक है, स्पेशली डॉक्टर्स एडवाइस होनी बहुत जरूरी है। ओके, अगर उसके कोई डॉक्टर उसको देख रहे हैं तो मैंने देखा है और दे कैन हैव अ चाइल्ड। जी, आपने भी ऐसे सक्सेस स्टोरीज देखी हैं? क्योंकि हमने इतनी सारी बातें की, मुझे लगता है सक्सेस स्टोरीज की बारी है। सक्सेस स्टोरीज का मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि मैं ज्यादातर नॉर्मल एज के बच्चों में बोल रहा हूँ, तो ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन होता है उनकी प्रॉपर कंसल्टेशन, रिहैबिलिटेशन, फिर थेरेपी चलती है, देन वो हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली एक नॉर्मल पर्सन की तरह तो नहीं, लेकिन उनके हद तक वो आराम से जी सकते हैं। अच्छा, क्या हमारे मुआशरे में जो तबकाती फर्क है यही नहीं डिपेंड करता, यही नहीं डिफाइन करता कि क्या इस बंदे ने डिसेबिलिटी के बावजूद भी एक हैप्पी जिंदगी की तरफ जाना या नहीं? मैंने बहुत से डिसेबल बंदों को इशारों पर, व्हील चेयर पर अर्निंग करते देखा है। ओके, ठीक है, वो रुमाल भी बेचते हैं, वो बॉल पॉइंट भी बेचते हैं। ओके, लेकिन एक सिंपल डिसेबिलिटी के साथ मैंने मांगते हुए भी देखा है। ठीक है, यहीं से बात मेरी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कि जब विल की बात है, हम लोग जो हैं, ख्वाहिश की बात, जब ये पढ़ा है इन चीजों पे कि दिस डिसेबिलिटी डजंट मीन्स कि आप बेगरिंग शुरू कर दें। बिल्कुल, यू कैन अर्न। हम लोग अपने बच्चों को, मेरे सीपी बच्चे डॉक्टर साहब के पास जो थेरेपी लेते हैं, उसमें एक बच्चे का एक हाथ चल रहा है, लेकिन हम उसको खड्डी पर काम करवा रहे हैं। हम लोग खड्डी पर जो मैट बना रहे हैं और हम अपनी एग्जीबिशन पे उसको रख रहे हैं, तो वो इतनी, यानी उसकी वो
उसकी कोई कीमत नहीं दे सकते। वो हैंडेड वो मैट्स हैं, टेबल मैट्स हैं और वो बच्चे बना रहे हैं। ठीक और है, अगर वो बना रहे हैं तो हमारा मकसद ही यही है कि ऐसी ठीक है। स्किल, वो बेशक एक हाथ हो सेरेब्रल पाल्सी का, एक बच्चा वो वॉकर में चलता है, उसके दोनों हाथ ठीक है, टांगों ठीक अगर है। उसकी वीक है तो वो कोई भी काम अपने हाथों काम से कर सकता है। वो बिल्कुल, वीविंग करता है, वो आर्ट वर्क करता है, वो इतने खूबसूरत हमारे क्राफ्ट्स बनाता है वो बच्चा, और हम एग्जीबिशन पे उसको सेल करते हैं। सेल करते तो वो बच्चे इवन कुकिंग में वो Excellent. बैठ के, अब जब हम वो बच्चों को वोकेशनल में कुकिंग सिखाते हैं लड़कियों को, तो वो लड़के आकर हमारे हाँ, साथ वो ठीक है। वो शामी कबाब में वो अच्छा। उसको कीमे को कूटना शुरू कर देते हैं, कबाब बनाते हैं हमारे साथ। तो ये वो चीजें, और वो हम लोग अपने स्टॉल्स में सेल करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी डिग्री है फिजियोथेरेपी के अंदर, आप मुझे ये बताएं, आपको तो जॉब्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपने क्यों चूज किया कि आप इस इदारे के साथ एफिलिएटेड हो? जी, इस तरह से है कि जब हम ड्यूरिंग स्टडी में था तो मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। ओके, ओके। तो फिर बच्चों के साथ मेरी काफ़ी अच्छी रैपो बन गई, फिर बच्चे काफ़ी हंसमुख थे और काफ़ी यानी कि ना एक दोस्ताना माहौल बन ठीक गया है। उनके साथ। देन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो फिर इनकी तरफ से ऑफर आई कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो आप तो कंटिन्यू मुझे भी करें। पसंद था, तो मैंने कहा ठीक है, ऑब्वियसली मैं कर लूँगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं। ओके, तो मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी डिग्रीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं और वहां पर अपने करियर को प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली एक तो करेंसी का डिफरेंस है और शायद प्रोस्पेक्ट्स उसके वहां पर कुछ ज्यादा ब्राइट होते हैं, तो इस वजह से। तो आपकी पीछे कन्विक्शन क्या थी? दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद था पहले, और फिर बच्चों के साथ ना एक समझ लें कि एक अच्छी रिप्यूट बन बड़े गई थी। बहन भाइयों, तो वैसे अगर आप चले जाएं बाहर तो इनके साथ कांटेक्ट जरूर रखिएगा। इनके साथ अभी भी कांटेक्ट है, छुट्टियों में हमारी बात होती रहती है। थैंक यू सो मच। चलिए डॉक्टर साहब, हम वहां पर बैठे। कोई बात नहीं। ये डॉक्टर साहब खोल दो। अच्छा, ये आपकी क्लासरूम फॉर स्पेशल चिल्ड्रन है, ठीक है। ये नॉर्मल क्लासरूम से डिफरेंट है, सारी बात है। ठीक है, सही है। तो ये तो मुझे किचन में नजर आ रहा है, बड़े मजे का। ये मैं जरूर देखना चाहूंगी कि ये कैसे आपने। किचन में हम लोग ना वोकेशनल सिखाते हैं। वाह, वो जो आप बता रही थी कि वो कबाब बनाती हैं और रोल्स बनाती हैं, इफ्तारी में मैंने आपका देखा था। ओके ओके ओके, ये उसके लिए। छुट्टियां हैं तो इस वजह से थोड़ा सा रनिंग आपको कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, सही। वरना ये आपने बताया हुआ है कि ये क्या क्या बनाना है उन्होंने। बच्चे को याद होता है ये। वेरी इंटरेस्टिंग। ये रेसिपीज का पता होना चाहिए, और हाँ, ये वो चीजें हैं जो बड़ी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। प्लस आपके स्पीच थेरेपिस्ट आते हैं? अच्छा, वो ऊपर है ये, लेकिन आपका स्पीच रूम है। ये सारा ओके, स्पीच, टॉकिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्ले अटेंशन। ओके, मतलब आप ये देखते हैं कि वो किस लेवल पे हैं इस वक्त बोलने के साथ। कंसल्टेशन थेरेपी सेशन भी हैं ये शाम में होता है, जो शाम में होते हैं। ओके, चलें, आप मोटिवेशन क्या थी जब आपने ये इदारा ज्वाइन किया तो? जी, तो एक साइकोलॉजिस्ट को ये पूछना कि आपकी क्या मोटिवेशन थी, जब उस बंदे ने सोच लिया कि ये पढ़ना है इस बात को। ठीक है। और बेसिकली मेरा जो स्टार्ट है वो वैसे तो एडल्ट सेक्रेटरी है, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट समझो मुझे अल्लाह ताला ने लगता है कि बनाया बच्चों के लिए था। ठीक है। स्पेशल बच्चों के साथ मेरा तकरीबन 25 ईयर प्लस है। ठीक है। और इस अदारे को मैंने ज्वाइन किया कुछ चंद साल पहले, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन चाइल्ड साइकेट्री एंड एवरीथिंग। आई केम टू नो अबाउट दिस सेंटर। और उसमें जब मैं यहाँ की CEO से मिली, जो कि एक बड़ी मजबूत खातून है, बहुत मजबूत। मैंने माओं को अक्सर देखा है कि वो ऐसे बच्चे की पैदाइश पर रो के सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। हाँ, उनके लिए कहीं नहीं वो जाती और हर एक के सामने वो अपना दुख बयान करती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने जब समीना मीर जिनका नाम है उनको मिली मैं, तो मुझे मेरा कंसेप्ट ही और डिफरेंट हो गया कि एक या माँ जो है लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए, या फिर वो रो रो के अपने आप को भी खत्म करती चॉइसेस है ना आपकी। और बच्चे के लिए भी कुछ नहीं करती। फिर अब उसके बाद से each and every mother who enter my room for admission of a child, मैं उसको कहती हूँ कि जी अब आपकी चॉइस है
कि आपने सारी वो रोती है मेरे पास बैठ के कि जी मेरा इकलौता बच्चा है, 4 लड़कियां हैं मेरी, बिल्कुल, या मेरा इकलौता बच्चा है, कोई और बच्चा ही नहीं है, ठीक है। तो ये वो भी ऐसा है। हाँ, हाँ। तो और वो बच्चा भी 20-25 साल का लड़का है, तो That's वो difficult. रोती हैं। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि देखें जी 2 तरीके हैं, या तो आप इसको रो लें और या फिर आप इसकी जंग करें ठीक है। कि मैंने इसको काबिल करना है। हाँ। और फिर मैं मिसाल देती हूँ उनको मैम समीना मीर की, माशाल्लाह। कि जिन्होंने अपना सबसे पहला बच्चा, बिल्कुल, ठीक है, एक लड़की का पहला बच्चा उसके लिए क्या मैटर करता है बिल्कुल। ये हर माँ जानती है, ठीक है। तो जब वो उनको और पता भी नहीं था कि इसको क्या है, ठीक है। वो तो उस बच्चे की पैदाइश के बाद उनको पता चला कि सेरेब्रल पाल्सी क्या चीज है, हाँ, कि क्या सारी जिंदगी इसने ठीक ही नहीं होना, हाँ। ठीक है। इसको मैं इम्प्रूव तो कर सकूंगी लेकिन ये और वो बिल्कुल इम्प्रूव cure- हुआ है, बिल्कुल इम्प्रूव हुआ है। ये हाँ। देखे ना, ये तो उस वक्त उनकी क्या सोच हुई होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। कहती है मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो मुझसे पूछता ये रोया था, ये रोया था, कहती मैं क्यों रोऊंगी, अल्लाह ये रोने वाली बातें क्या है। हाँ। और रोने का मतलब अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जी सेरेब्रल पाल्सी या माँ के पेट से या एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्री है या पोस्ट है, पोस्ट भी है। पोस्ट भी है। देखे ना, आप बर्थ के बाद उस वक्त कॉम्प्लिकेशन इन डिलीवरी अगर हो जाए तो वो भी, और बच्चा रोए ना रोए, हाँ, बाज दफा बच्चा नहीं रोता तो कहते हैं जी क्या हुआ जी, बच्चा रोया नहीं था, हाँ, तो उसको मार के हाँ, 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 पानी बिल्कुल, पानी बिल्कुल। फेंकते हैं बच्चे वो को, उल्टा कर या देते हैं। थपथपाते हैं, या फिर बच्चा हाँ, as soon as he is born, he or she is born, वो एकदम आवाज आती रोने की। जी, 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 जी। तो दैट इज द आइडियल टाइम के बच्चा रोए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, वो रोया भी, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो पहले 40 डेज हैं, जो महीना 1.5 महीने का टाइम है जिसको पोस्टनेटल बोलते हैं, जी, उसमें उसको या जॉन्डिस हुआ, सीवियर किस्म का जॉन्डिस, हाँ, या हाई ग्रेड फीवर हो गया ओके, और उसमें उसको झटके आए और वो हुआ, तो फिर वही वाली बात आ गई। ठीक है। तो ये जो पीरियड है ना बच्चे का, उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड है आप कह रही हैं। ऑब्जर्वेशन क्या केयर इसको कहते हैं ना कि ये वो चीजें हैं जो ये सारी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो अब मैं जिस बात कर रही हूँ कि मैम सुमीना ने अपने बेटे पर इतनी मेहनत की कि आज एक सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा विदाउट सपोर्ट चलता है, वो अपने सारे काम खुद करता है, ठीक है, अपने लिए खाना वो प्रॉपर खाता है, अपने कपड़े वो खुद करता है, इवन अपने शूज के लेसेस बंद करता है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग हुई। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आपकी बात से निकला है, मुझे बताएं, हमारी जो मॉडर्न माएँ हैं ना, तो वो इस तरह पोस्ट नेटल केयर करती हैं, अपनी भी नहीं करती, मैं ये नहीं कह रही अपनी करती हैं, ना अपनी करती हैं ना अपने बच्चों की करती हैं। और हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों को गोदी में उठा के मोटरसाइकिल के ऊपर शादियां अटेंड कर रही हैं और ये सारा कुछ कर रही हैं। तो ये मॉडर्निज्म ने जो हमारे पुराने पोस्ट नेटल के जो माओ दादियों से चलते आ रहे थे उसको जो चैलेंज किया, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है या सवारी है? अब मैं उस बड़े लोगों की बातों को बुरा तो नहीं कहूंगी, क्योंकि उसमें उनको आ जाता था कि जी आराम करो, हाँ। लेकिन किसी अच्छे जो हम देखते थे, दाइयों से दबाते भी थे, हाँ दबाते भी थे, वो तो अभी भी मेरा ख्याल भी है। लेकिन हमारी माई हमें कहती थी कि भाई आप मूवमेंट करते रहो, हाँ। मूवमेंट करना बाद में हम लोगों को पता चला कि क्या बेहतरी थी उसमें, ठीक है। रही बात कि क्या बच्चे की डेवलपमेंट में या बच्चों की परवरिश में क्या मॉडर्न माएँ बेहतर हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो सवाल है जो कि पता नहीं मॉडर्न माएँ मेरे आज बात के बाद मेरे खिलाफ ही ना हो जाए। मैं देखिए, बच्चे को ओरिएंटेशन देना, बच्चे को एजुकेट करना, किसी भी चीज के बारे में, वो अच्छी एक अलग चीज है। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह कुदरत भी अल्लाह ताला ने बड़ी बैलेंस करके बनाई है। जहाँ दिन बनाया है वहाँ रात को आराम करने के लिए बनाया है, तो बैलेंस्ड है ना। अगर अल्लाह कहता है कि भाई नहीं सारा दिन दिन ही होना चाहिए कि इंसान काम ही करे, तो फिर रातें ना बनती। और रात में हुक्म हुआ कि तुमने आराम करना है, सोना है, अपने जिस्म को आराम देना है, तो फिर बैलेंस हुआ ना सब कुछ। हम बैलेंस नहीं कर पाते, या तो हम बच्चे को बहुत नहीं, तो वही बात दोबारा वही सवाल पे आ गई कि आप मॉडर्न माएँ ज्यादा अच्छी माएँ हैं या पुरानी माएँ ज्यादा? बहुत खुल दे दी तो या बहुत सख्ती कर दी। तो आप कहते हैं दोनों हम अपने वालिदैन को यही समझाते हैं कि आप जैसे आपके दूसरे बच्चे वैसे आपका स्पेशल बच्चा। आप क्या करते हो कि अपने बाकी बच्चों को तो कहते हो ये ना करो बेटा, ये बुरी चीज है, आप स्पेशल नहीं बेचारा,
हाँ, बेचारा कर करके उसको वो बेचारे बना इतना दिया है। बिगाड़ देते हैं, हाँ, वो इतना बिगाड़ देते हैं कि मेरे पास बैठे हुए वालिदैन के जहाँ वो बच्चा चढ़ रहा है, अब वो बच्चा हाइपर है, उसने उधर कुर्सी को छेड़ा, चीजें छेड़ी, मेरे ऑफिस से चीजें उठा के नीचे फेंक दी, उन्होंने उसको बिल्कुल लापरवाह अंदाज में इग्नोर कर रहे होते हैं ठीक है, कि जी ये बेचारा है, ये जी स्पेशल बच्चा। और मॉडर्न माओ ने सबसे जो बुरी चीज दी वो ये थी, मोबाइल। देखिए हमारे दौर में नहीं हमने तो हम तो छनकने से हमने तो खेलने डिग्रियां लेनी तो पता चला कि मोबाइल कोई चीज है, ठीक है, कंप्यूटर्स क्या चीज है, किताबें और लाइब्रेरियां बिल्कुल खंगाल खंगाल के हम लोग पढ़े बिल्कुल। और हम लोगों ने अपने नोट्स बनाए और इल्म लिया। हाँ, हालांकि माएँ आजकल ज्यादा एजुकेटेड है, इसके बावजूद माएँ एजुकेटेड हैं और वो क्या करती हैं, दे डोंट बॉदर कि बच्चा, नॉर्मल बच्चा भी इवन तो उसने असाइनमेंट बनानी है, दे कांट हेल्प देम, कहते बेटा आप गूगल खोल लो, आपकी असाइनमेंट तैयार हो जाएगी, खोल लो, अब तो वो आ गई है। आप खोलो जी अपनी असाइनमेंट बनाओ। और वो कॉपी कैट की तरह बच्चे जो है ना उधर से देख रहे हैं, उधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, किताब का कंसेप्ट खत्म हो गया है। और मोबाइल में बच्चे ने खाना खाना है, भाई बच्चे को कहानियां सुनाओ, तुम्हारा बॉन्ड बने, ठीक है। आप भी अभी भी आप कभी कभी देखें तो जो माएँ कहानियों का कंसेप्ट दे रही हैं उनके बॉन्ड्स बहुत बच्चों के साथ ज्यादा है। जब आपका माँ का बॉन्ड ही क्लियर होगा तो फिर आप अच्छा बुरा क्या बताएंगे उसको, ठीक हो गया। तो मैं इस सिस्टम के आप जरूर दें बच्चे को, हाँ, लेकिन एक एज होगी उसकी, ठीक है, कि आप उसको देंगे मोबाइल और उसको पता चलेगा कि इसका यूसेज क्या है। ठीक है। आप गेम लगाकर या टिकटॉक्स देखकर बच्चों को कहेंगे जब तुम खाना खा लो, जब तक मैं इसको ये नहीं दूंगी ये खाना नहीं खाएगा। ठीक है। मैंने अक्सर माँ को ये सुनता है, ठीक है, कि यार तुम लोग क्यों, आपको नहीं पता ये खाना नहीं खाता, इसको पोएम्स लगा के मैं दूंगी। भाई पोएम खुद पढ़ो, हम बच्चे के साथ खुद पोएम पढ़ पढ़ कर उसके मुंह में वाले डालते थे, हमारी माँ हमें डालती थी। तो ये बॉन्ड्स बनते हैं और ये बॉन्ड अब है ही नहीं। अच्छा, एक और वाहिद आखिरी सवाल है, सॉरी ये इंटरव्यू पर, लेकिन आप इतनी मजे की बातें करिए, आई फील सो मच इनटू दिस। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमारे जो मुफ्ती और उलमा हजरात हैं, नॉर्मली 4 शादियों की बात हो या कितनी ही और औरत के हुकूक की एज अ वाइफ बात हो, एज अ बीवी बात हो, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी आयात को भी कोट करते हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा आलिम नहीं देखा जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन, खसूसी बच्चों के ऊपर या बात करे या कुरान से आयत का कोई रेफरेंस दे, क्योंकि हम एक इस्लामी मुआशरा है, यहाँ पर कोई बात अगर आप रिलीजन के थ्रू या आयत के थ्रू समझाएंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं तो इस बात पे सिर्फ एक वाकया कोट करूंगी। बिल्कुल। मैं नहीं किसी उलमा के खिलाफ बात करना चाहती, ठीक है, ना मैं किसी फिरके के बारे में मैं कोट करूंगी आप सल्लम की जिंदगी का वाकया। ठीक है, मैं किसी उलमा का या किसी का वो नहीं इस बात की तरफ लाते तो मत लाएं। ठीक है। आप देखें कि इन बच्चों की या ऐसे स्पेशल लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है। जी बताइए। हमारे आप सल्लम ने क्या वाकया आप सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, कि आप सल्लम अपने असाब में बैठे हैं, ठीक है, और जाहिर है नमाज के बाद की बातें हैं या मजलिस है, और एक औरत आती है और वो कहती है कि आप सल्लम आप बाहर आकर मेरी बात सुने। ठीक है। ऐसे में वो सबने देखा कि भाई आप सब, भाई तुम बात कर लो। हाँ। उसने कहा नहीं, मेरी शर्त यही है कि आप सल्लम मेरे साथ बाहर आगे से बाहर आएंगे तो मैं बात करूं। ठीक है। वो औरत थोड़ी सी दीवानी थी उस दौरान। ठीक है, ठीक है, उसको ये कहा जाता कि ये दीवानी सी औरत है, ये करती रहती है। तो आपने कहा आपसे सल्लम आप कहाँ इसका ध्यान लगे। आपसे सब तशरीफ ले गए और उसने उसी अपने फ्लो में जिस तरह वो थी, उसने बड़ी देर तक आप सल्लम को इधर की सुना और सूरज सर पर है, आप सल्लम का पसीने से बुरा हाल है, जिस्म मुबारक जो है पसीने से शराबूर है, और सब कह रहे हैं कि आप सल्लम किस दीवानी के पीछे लग गए हैं आप। तो आप सल्लम ने एक बात की जो कि हमारे लिए नगीना है। उन्होंने कहा कि अगर मैं, जिसको तुम लोग अपना नबी मानते हो, या जो अगर मैं नहीं ऐसे लोगों की सुनूंगा तो कौन सुनेगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या हमारे आप सल्लम ने हमारे लिए मिसाल नहीं बनाई इन लोगों के लिए। आप यकीन करें कि इन बच्चों के साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, इनके साथ हम हंसते हैं, इनकी मौत को हम रोने नहीं देते,
हम कहते हैं कि इनकी छोटी छोटी जो चीजें हैं इंजॉय करो। बिल्कुल हमें नहीं महसूस होता कि अगर हम उनका मुंह साफ करते हैं कि तो हाँ। हमारा हमें नफरत आएगी। हाँ हम इनके कपड़े भी ठीक करते हैं। ठीक है। हम अब मुझसे ऊंचा वो लड़का है, हाँ लेकिन मेरे लिए वो मेरा बच्चा ही है। बच्चा है। मैं उसकी पैंट्स भी ठीक कर रही होती हूँ, ठीक उसकी है। शर्ट का अगर निकलती है हाँ, तो tuck in क्या कर देते हैं, टाइडी हाँ। टाइडी बन के रहो। हाँ तो ऐसे करके है। तो बात इतनी है कि अगर हम इनको अपनाएंगे नहीं तो आखिर तो इंसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप छोड़ दें कि कोई फतवा इस बारे में आ जाए या हुक्म कोई ये बताएंगे। इनके वो हकूक हैं और हम अपने वालिदैन को कंसेप्ट देते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने चुना है। थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत नोट के साथ मैं आपका इंटरव्यू यहीं पर खत्म करूंगी कि अब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। थैंक यू सो मच। इतना ज़बरदस्त इंटरव्यू सुनने के बाद, खिदमतुन्निसा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करवाने के बाद मेरी आपसे यही गुजारिश है, इनको इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो डोनेशन, उस तरह की डोनेशन की ज़रूरत है जिसके ज़रिए ये कोई अपनी ज़ाती बिल्डिंग ओन कर सकें, जिसमें ये तमाम प्रोजेक्ट्स, जिसमें हुनर कदा भी आता है, जिसमें स्पेशल नीड चिल्ड्रन का भी आता है, जिसमें अडॉप्ट अ चाइल्ड फॉर एजुकेशन प्रोग्राम भी आता है, वो सारे प्रोग्राम चला सके। आपको पता है कि इस वक्त एक आम बंदे के लिए किसी भी चाहे वो क्लास का हो, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। और इस सारे मुआशी माहौल के अंदर ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जिनके मुआशी वसाइल इंतहाई महदूद हैं, या जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन है, किसी भी जहनी जिस्मानी माजूरी का शिकार है, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपने अतियात देने से पहले, अपने डोनेशन भेजने से पहले यहाँ का विज़िट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, इन इदारे के काम से वाकिफ़ हो सकते हैं, ताकि आपके डोनेशन सही जगह पर ना सिर्फ इस्तेमाल हों बल्कि उससे बहुत सारी ज़िंदगियाँ भी संवर सकें।